प्रश्न 46। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, रुपए 1 के 50 सिक्के हैं, रुपए 2 के 20 सिक्के हैं और रुपए 5 के 10 सिक्के हैं। ओके, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। जब पिग्गी बैंक को उल्टा किया तो उसमें से कोई एक सिक्का गिरता है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि जो सिक्का गिरा है उसकी क्या संभावना है या प्रायिकता है कि वह सिक्का 50 पैसे का होगा। ओके, तो सबसे पहले पिग्गी बैंक में कुल सिक्के, देखो कुल का मतलब है यहाँ पे 50 पैसे के 100 सिक्के, तो ये 100, रुपए 1 के 50, ठीक है, तो ये 50, फिर रुपए 2 के 20, तो ये 20, रुपए 5 के 10 सिक्के हैं। ओके, तो हमारे पास 100 + 50 + 20 + 10 इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 180, यानी कि कुल सिक्के हैं 180। उसको हम यहाँ पर कहेंगे कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम या कुल सिक्के सेम थिंग, 180 है। ओके, अब पहला प्रश्न है कि जो गिरा हुआ सिक्का है उसकी संभावना बताओ कि वह 50 पैसे का होगा। तो इसके लिए 50 पैसे का होगा, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, घटित परिणाम की संख्या भी 100 ही होगी। तो P का मतलब है यहाँ पर संभावना 50 पैसे का सिक्का हो, क्योंकि यही उसने पूछा है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो, उसकी संभावना। तो इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। कुल परिणाम को हमेशा नीचे ही लिखना है, तो कुल परिणाम है 180, अनुकूल परिणाम 100। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 निम 18, तो आंसर आ गया 5/9। सिक्का 50 पैसे का होगा, उसकी संभावना है 5/9। पार्ट 2 में कहा है रुपए 5 का नहीं होगा, मतलब कि रुपए 5 का सिक्का नहीं होना चाहिए जो सिक्के गिरे हैं उसमें। तो 5 के सिक्के हमें यहाँ पर दिए हैं 10। अब जिसके लिए नहीं कहा है ना, उसको टोटल में से हटा दो। ठीक है, जिसके लिए नहीं दिया है उस संख्या को कुल में से हटा दो। कैसे? रुपए 5 के सिक्कों के अलावा सिक्के। ओके, हटा दिया हमने। 5 के सिक्कों के अलावा सिक्के हैं हमारे पास 100, 50, 20, सबका टोटल हो गया 170। देखो 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, टोटल थे हमारे पास 180, तो 180 में से 10 हटा दो तो कितने रह गए? 170। ठीक है, घटित परिणाम की संख्या रह गई 170। अब P मतलब संभावना, रुपए 5 का सिक्का ना हो, तो अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। कुल कितने हैं? 180, अनुकूल है 170, तो 170/180, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 17/18। रुपए 5 का सिक्का नहीं होगा, उसकी संभावना है 17/18। पार्ट 3 में कहा है रुपए 1 का होगा। ओके, तो रुपए 1 के सिक्के हैं हमारे पास 50, तो घटित परिणाम की संख्या भी 50 होगी। P मतलब संभावना, रुपए 1 का सिक्का हो, मतलब जो गिरा है उसमें रुपए 1 का सिक्का हो, उसकी संभावना। इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। कुल परिणाम हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। कुल परिणाम है 180 और अनुकूल परिणाम है यहाँ पर 50, 0 से 0 कट, आंसर आ गया 5/18। तो जो सिक्का गिरा है पिग्गी बैंक में से रुपए 1 का, उसकी संभावना है 5/18। प्रश्न 47। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ओके, तो यहाँ पर जो लिखा है पहले हम यहाँ पर लिख देंगे इसको एज इट इज़, यदि किसी त्रिभुज से और विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब इसे हमें करना है सिद्ध। तो उपपत्ति का मतलब होता है कि हमें जो जो दिया है वो हमें यहाँ पर लिखना है। हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें भुजा BC के समांतर, ये भुजा BC है, के समांतर खींची गई एक रेखा, भुजा BC के समांतर खींची गई ये रेखा। ओके, DE इसकी बात हो रही है। अन्य 2 भुजाओं,
अन्य दो भुजाओं कौन सी हो गई, ए बी और ए सी को डी और ई पर, ये डी और ये ई पर प्रतिच्छेद मतलब काटती हैं। हमें सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी, यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के। ओके, तो इसे हम सिद्ध करेंगे। बी और ई तथा सी और डी को मिलाएं। देखो बी और ई इसकी बात हो रही है और सी और डी इसको मिलाना है। इस प्रकार डी एम लंब है ए सी, ये डी एम है, ये लंब है ए सी पर। ओके, डी एम लंब है ए सी पर और ई एन यानी कि ई एन लंब, ये लंब का निशान है ए बी, ई एन लंब है ए और ई एन लंब है ए बी पर, ये ई एन लंब है इस ए बी पर। ओके, ये हमें करना है यहाँ पर। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब ए डी ई, ये ए डी ई इसकी बात हो रही है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ओके, ये आपको याद कर लेना है। तो 1/2 आधार है यहाँ पर ए डी, ये आधार है ए डी। ओके, गुणा में ई एन है ऊंचाई, ई एन। ओके, तो ऊंचाई की जगह हम ई एन लिख देंगे। तो एरिया, ए आर को एरिया बोलेंगे, ए डी ई 1/2 ए डी इंटू में ई एन। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार एरिया ऑफ बी डी ई, अब देखो बी डी ई अगेन एक त्रिभुज है, इसका एरिया 1/2 गुणा डी बी यानी कि ये आधार, ठीक है, डी बी गुणा में ई एन, तो ये हो गई ऊंचाई, ये आधार और ये ऊंचाई ई एन है ऊंचाई। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ए डी ई, अब ए डी ई हमें लेना है, वो भी 1/2 गुणा ए और ई ये हो गया आधार और डी एम ये हो गई ऊंचाई। ठीक है, फिर एरिया ऑफ डी ई सी, डी और ई कहाँ है, ई सी, अब इसकी बात हो रही है डी ई सी। ओके, इसमें 1/2 ई सी है आधार, ये ई सी आधार है और डी एम ये ऊंचाई है। ओके, तो अब एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में रखना है एरिया ऑफ बी डी ई, ये ए डी ई और अपॉन में बी डी ई ये रहा। ठीक है, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में बी डी ई, ये हमने क्यों लिया, देखो ए डी ई ये वाला लेना है एक बारी, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में बी डी ई, क्योंकि ये एक ही साइड के ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम अपॉन में लेंगे, ए डी ई अपॉन में बी डी ई। ठीक है, तो ये अपॉन में ले दिया, तो इसका एरिया था ए डी ई का एरिया ये था, यहाँ पर पुट कर दिया, बी डी ई का एरिया ये था, ये यहाँ पर पुट कर दिया। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, ए डी अपॉन में डी बी, ये हो गया इक्वेशन 1। अब एरिया ऑफ ए डी ई, अगेन ए डी ई कहाँ पर है, ए डी ई अपॉन में डी ई सी। ओके, तो ये एरिया हमारा आया है, पीछे हमने सॉल्व किया है अभी। ए डी ई का यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है और डी ई सी का यहाँ पर क्षेत्रफल की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल और डी एम से डी एम कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, ए ई अपॉन में ई सी, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिए कि त्रिभुज बी डी ई, देखो बी डी ई कहाँ पर है, यहाँ पर ये बी डी ई और डी ई सी, पहले बोला है बी डी ई फिर बोला है डी ई सी, यानी कि डी ई सी ये वाला। ओके, इस तरह से एक ही आधार डी ई, ये आधार हो जाएगा दोनों का सेम है ना, एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखाओं, कौन सी है समांतर रेखाएं, बी सी और डी ई, बी सी और डी ई के बीच बने दो त्रिभुज हैं। ओके, अतः एरिया ऑफ बी डी ई यानी कि ये और बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई सी के, क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं और समांतर रेखाएं भी दोनों में बी सी और डी के बीच बने दो त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल समान हो जाएंगे। ये हो गया इक्वेशन 3। इसलिए परिणाम 1, 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है ए डी बटे
डी बी जो कि हमने पहले सॉल्व किया ए डी बटे डी बी, ठीक है, और बराबर है ए ई बटे ई सी, ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया और यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 48, 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली एक लड़की, यहाँ पर सी डी एक लड़की है जिसकी ऊंचाई है 90 सेंटीमीटर। लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे, अब खंबा है यहाँ पर ये ए बी और यहाँ पर लगा है बल्ब। ओके, आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, ये जो बल्ब है ये भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें फाइंड करना है डी ई। यहाँ पर लड़की खड़ी है, डी से ई तक वो जाती है, तो लड़की की छाया की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो सबसे पहले ये पोल है, ये लड़की है, पोल मतलब ए बी पोल है और सी डी एक लड़की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे बी डी। बी डी फाइंड करने के लिए 1.2 मीटर पर सेकंड को गुणा करेंगे 4 सेकंड से। दोनों का मेजरमेंट सेकंड में है, इसलिए पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और ये चाल भी है यहाँ पर, ठीक है, गति भी है, तो इसलिए 1.2 मीटर पर सेकंड गुणा हम कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर। यानी कि बी डी हमारा आ गया 4.8 मीटर। हमें फाइंड करना है लड़की की छाया की लंबाई जो है डी ई, उसे हम मान लेंगे x। ओके, अब त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी डी ई में देखो, ए बी ई और त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में एक बारी बड़ा त्रिभुज लेना है, फिर छोटा त्रिभुज लेना है। यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, ए बी ई और सी डी ई, ठीक है। पहले बड़ा फिर छोटा। कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर है कोण डी के समान कोण है। कोण ई बराबर है कोण ई। ये जो कोण ई है ये दोनों में है, बड़े त्रिभुज में भी है और छोटे त्रिभुज में भी है, इसलिए वो भी समान है, ठीक है। फिर त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ई के। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है सी डी ई के। ए समरूपता, ए का मतलब है एंगल, एंगल समरूपता से। ओके, तो अब यहाँ पर हम करेंगे बी ई अपॉन में डी ई। देखो ये पूरा बी ई है ना, पूरा बी ई यहाँ से लेके यहाँ तक, अपॉन में ये करेंगे डी ई, ठीक है। बी ई अपॉन में डी ई, यहाँ पर बराबर ए बी अपॉन में सी डी, ये ए बी अपॉन में सी डी, ठीक है। पहले ये वाली पूरी लेनी है बी ई अपॉन में डी ई, फिर लेना है ए बी अपॉन में सी डी। ओके, अब बी ई क्या है यहाँ पर देखो 4.8 और ये है लड़की की छाया की लंबाई, तो बी ई तक हमारी मेजरमेंट हो गई 4.8 प्लस एक्स, ठीक है। तो बी ई की जगह हम लिखेंगे 4.8 प्लस एक्स, अपॉन में है डी ई, डी ई है यहाँ पर एक्स। ए बी क्या है यहाँ पर पोल जो है 3.6, ओके। और सी डी है यहाँ पर लड़की जो है 90 सेंटीमीटर, लेकिन 90 सेंटीमीटर को हम बनाएंगे मीटर, कैसे, 100 से भाग करके। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 1 0 बची है ना, तो यहाँ से 1 काउंट करके यहाँ लगा देंगे पॉइंट। ओके, तो ये हो गया 0.9 मीटर। सेंटीमीटर से हमने बनाया है मीटर, क्योंकि सभी मेजरमेंट मीटर में है, इसलिए इसको भी हम मीटर बना देंगे। तो ये सी डी क्या है, लड़की हो गई 0.9, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट, ठीक है। 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो यहाँ पे आ गया 4, ये सभी एज इट इज़। अब ये x यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 4 एकम 4x। अब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक हम कर चुके हैं। ये x इस तरफ शिफ्ट होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस का है, यहाँ आके माइनस का। 4x में से एक x को माइनस किया 3x। अब ये 3 यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 3 से 4.8 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1.6 बराबर x। x हमारा क्या था देखो,
x हमारा था लड़की की छाया की लंबाई, तो 4 सेकंड चलने के बाद लड़की की छाया की लंबाई होगी 1.6 मीटर। ये मीटर है, ठीक है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 49, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले ये एक त्रिभुज है, इसमें हमें दिया है यदि कर्ण, तो कर्ण हम लिख लेते हैं, ये कर्ण है जो हमें 13 सेंटीमीटर का दिया है। और इसने उससे पहले बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है यहाँ पर लंब से जो ए बी है, ठीक है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ओके, ऊंचाई यानी कि लंब इसके आधार से, यानी कि BC यहाँ पर लंब है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ओके, तो यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा। माना त्रिभुज का आधार x। ओके, त्रिभुज के आधार को हमने x मान लिया। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, जो सेकंड चीज़ होती है ना जब हम कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करते हैं, तो सेकंड वाली चीज़ को हम x मानते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई इसके आधार से, तो आधार है यहाँ पे x हमने जो माना है, ठीक है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम की बात हो रही है, ठीक है। तो आधार हमने क्या माना x, अब इसने बोला है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कम का मतलब होता है माइनस। ओके, यदि ये बोलता कि 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो यहाँ पर हम प्लस लगाते, लेकिन इसने बोला है कम है, ठीक है। आधार से, तो आधार हमने x मान लिया और आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो गया x-7 हमारी ऊंचाई यानी कि लंब। ओके, ऊंचाई लंब एक बात है यहाँ पर, ठीक है। अब माना त्रिभुज का आधार x, तो त्रिभुज की ऊंचाई हो गई x-7। ओके, नाउ अब हमारे पास त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। तीसरी भुजा फाइंड करने के लिए हमेशा हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओके, तो कर्ण है यहाँ पर 13, आधार है x, लंब है x-7 और सभी पे लगा है वर्ग। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर ये है x-7 का होल स्क्वायर, तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे a-b का होल स्क्वायर। ओके, जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a है x, इसलिए x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 7। ओके, ये a और ये b, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2a। a क्या है x और b है 7, तो 7 दूनी हो गया 14x माइनस 14x, ठीक है। इस तरह से हमने फार्मूला यहाँ पर ओपन कर दिया। अब 169 ये प्लस 49 है, इसको यहाँ शिफ्ट किया माइनस 49, ये एक एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर, एक और एक हो गया 2x स्क्वायर और ये माइनस 14x एज इट इज़। नाउ प्लस माइनस माइनस 169 में से 49 को माइनस किया 120, ये सभी एज इट इज़। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज़। अब इस 120 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, मतलब इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे। ये दोनों नंबर जहाँ थे वहीं पर ही हैं, हमने 120 को शिफ्ट किया है, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, बराबर 0। तो अब ये सभी सम संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, इसके हम करेंगे फैक्टर्स। ओके, तो फैक्टर्स करने के लिए हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की होती है गुणा। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मानेंगे और पीछे है माइनस 60, 60 एकम हो गया माइनस 60। ओके, अब इस 60 का लेंगे एलसीएम, तो ये 2 से 60 को भाग किया 30, 2 से 30 को भाग किया 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ओके, अब हमें इस 7 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि
गुणा करने पर -60 आए और प्लस या माइनस करने पर -7 आए। ओके, तो अब चलते हैं एलसीएम पर। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और ये 5, तो यहाँ 12 और 5 को हम लेंगे। ठीक है, आपको निशान का भी ध्यान रखना है। -12 और यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर आएगा -12 + 5, ये होता है -7। ठीक है, यही हमें चाहिए यहाँ पर। -12 + 5, 12 में से 5 को माइनस करने पर हमारे पास आएगा -7 और -12 गुणा 5 करने पर आएगा -60, वही हमें चाहिए। ओके, तो फैक्टर्स आ गए -12 और 5, तो ये -12x और ये हो गया +5x। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लेंगे x कॉमन लिया, अंदर बचा x -12, जो यहाँ पर ब्रैकेट में है सेम नंबर यहाँ पे आना चाहिए। इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम 5 = 0। अब एक ब्रैकेट में x + 5 को लिख देंगे और इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट को पिक करके यहाँ पे लिख देंगे =0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम 0 के इक्वेट रखेंगे। ये +5 है, इधर आके -5, ये -12 है, इधर आके +12। त्रिभुज की भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए -5 को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, तो x बराबर आया है -5 और 12। -5 हम नहीं लेंगे क्योंकि त्रिभुज की भुजा की लंबाई ऋण नहीं हो सकती। तो अब बात करते हैं 12 के लिए। त्रिभुज का आधार हमने x माना था, वो आ गया 12। ठीक है, और त्रिभुज की ऊंचाई थी x -7, है ना, इससे 7 कम थी, तो x -7, x की जगह पुट करेंगे 12, 12 में से 7 गया तो 5। त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि लंब आ गया 5। दिस इज द आंसर। प्रश्न 50, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 है इसमें, प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ। ओके, दूसरे पार्ट भी हैं, पहले हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्योंकि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए पहले, दूसरे, तीसरे एंड सो ऑन वर्षों में उत्पादित टीवी सेटों की संख्याएं एक एपी होंगी। ओके, यहाँ पे एक एपी बन रही है। ठीक है, तो तीसरे वर्ष में 600 है, 7वें वर्ष में 700 है, तो तीसरे वर्ष को हम A3 लिखेंगे, 7वें वर्ष को हम A7 लिखेंगे। आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो तीसरे वर्ष को A3, तीसरे वर्ष में 600 टीवी सेटों का उत्पादन, 7वें वर्ष को लिखेंगे A7 और 7वें वर्ष में हुआ है 700 टीवी सेटों का उत्पादन। ओके, तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। देखो A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D = 600, A7 को हम लिख सकते हैं A + 6D = 700। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। नीचे वाले सभी नंबर्स के निशान बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या बचा, माइनस, जो पुराना निशान है उसको अब भूल जाना है, तो ये बचा -6 + 2, तो 6 में से 2 गया तो हमारे पास क्या आ गया, -4। ओके, इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब ये आ गया -4D। उसके बाद यहाँ पर ये -700 और ये 600 प्लस का है, तो ये कैसे होगा, देखो -700 + 600, 700 में से 600 माइनस किया, आ गया -100। ओके, इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में जाएगा, 4 से 100 को भाग करेंगे, आंसर आएगा 25, यानी कि डी आ गया 25। ओके, अब इसे हम समीकरण 1 मानते हैं, इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, डी का मान जो 25 आया है वो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। आप चाहो तो समीकरण 2 में यहाँ पर भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो डी = 25 समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे देखो ये डी है, ये समीकरण 1 है। ठीक है,
और यहाँ पर ये डी है, डी की जगह हमने पुट किया 25, तो ए 25 दूनी 50 और ये हो गया 600। अब ये +50 है, इधर जाके -50, 600 में से माइनस किया 50 तो आंसर आया 550। ए बराबर आ गया 550 और डी बराबर आ गया 25। अतः प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या 550 है, क्योंकि A1, इसे हम A1 कहेंगे, ये आया है 550। प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या 550 है। ओके। पार्ट 2 में पूछा है 10 वर्ष में उत्पादन, जिसे हम लिखेंगे A10। A10 को हम लिख सकते हैं A + 9D। ए का मान आया है 550 + 9, डी का मान आया है 25। ओके, 25 में 225, 550 + 225 होता है 775। 10वें वर्ष में टीवी सेटों की संख्या है 775। ओके। आगे उन्होंने पॉइंट 3 में पूछा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी कि पहले 7 सालों में कितना उत्पादन हुआ टीवी सेटों का। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे SN का, क्योंकि यहाँ पे कुल उत्पादन की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर SN का फार्मूला लगाएंगे, जो होता है N/2 2A + N-1D। ओके, तो 7 वर्षों की बात है, इसलिए S7, N की जगह 7, A की जगह 550, N की जगह 7, D की जगह 25। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 550 × 2 होता है 1100, 7 में से 1 माइनस किया आया 6, तो ये हो गया 6 × 25, 25 छिक्के होता है 150, 1100 + 150 होता है 1250। ओके, अभी आगे सॉल्व करना है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब बीच में गुणा है तो तिरछा कट जाएगा, 2 से 1250 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 625, 625 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 4375, यानी कि S7 आ गया 4375। प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादित हुए सभी टीवी सेटों की संख्या 4375 है। ओके।